क्या हम सच में तारों की धूल से बने हैं? ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर क्या ये सच है या बस एक कहने की बात है? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। ये बात कही थी महान भौतिक विज्ञानी विली फाउलर ने। सुनने में तो ये किसी कविता जैसा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या विज्ञान भी इसे मानता है? अब देखिए, विज्ञान में किसी भी बड़े दावे के लिए सबूत तो चाहिए ही होता है। तो फिर इस खूबसूरत सी बात के पीछे का वैज्ञानिक सबूत क्या है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, ब्रह्मांड के एकदम शुरुआती दिनों में। उस वक्त वैज्ञानिकों के सामने एक बहुत बड़ी पहेली खड़ी थी। जब बिग बैंग हुआ तो उसके फौरन बाद हमारा ब्रह्मांड बहुत ही सीधा साधा था। मतलब उसमें सिर्फ दो ही सबसे हल्की गैसें थीं, हाइड्रोजन और हीलियम। तो फिर सवाल ये उठता है कि बाकी सारी चीजें वो कहाँ से आईं? हाँ, यही तो सबसे बड़ा सवाल था। सोचिए, हमारे डीएनए में जो कार्बन है, जिस ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, हमारी हड्डियों का कैल्शियम या हमारे खून में दौड़ने वाला लोहा, यहाँ तक कि सोना और यूरेनियम जैसी भारी धातुएं, अगर शुरुआत में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम थे तो ये सब कहाँ से पैदा हुए? यही वो पहेली थी जिसे सुलझाना बाकी था। और फिर 20वीं सदी के बीच में कुछ वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस तारकीय पहेली को सुलझा लिया, और उनके इस काम ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सब हुआ 1957 में, जब एक रिसर्च पेपर छपा। बस एक पेपर जिसने सब कुछ बदल दिया। इसका नाम था तारों में तत्वों का संश्लेषण। इसे आज भी B²FH पेपर के नाम से जाना जाता है। और इसी पेपर ने वो दरवाज़ा खोला जिससे हम अपनी जड़ों को, अपने कॉस्मिक ओरिजिन को समझ पाए। और ये हैं वो 4 कमाल के लोग, वो शानदार दिमाग जिन्होंने मिलकर इस गुत्थी को सुलझाया था। जेफरी बर्बीज, मार्गरेट बर्बीज, विली फाउलर और फ्रेड हॉयल। इन चारों ने मिलकर एक थ्योरी दी जो ये बताती थी कि आखिर ये सारे तत्व बनते कहाँ हैं। लेकिन देखिए, कोई भी थ्योरी बिना सबूत के तो बस एक कहानी होती है। उसे सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए। और इस केस में जो सबसे मजबूत और निर्णायक सबूत थे वो आए मार्गरेट बॉबिज के काम से। वो एक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमर थीं। मतलब उनका काम था तारों को देखना, उनका डेटा इकट्ठा करना। और उनके इसी डेटा ने इस थ्योरी को एक मजबूत वैज्ञानिक तथ्य बना दिया। तो आखिर इस B²FH पेपर ने ऐसा क्या बताया था? चलिए अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि तारे असल में एक कॉस्मिक फैक्ट्री की तरह काम कैसे करते हैं। आप किसी तारे के सेंटर को एक बहुत बड़ी भट्टी या किचन की तरह समझ सकते हैं। वहां इतना ज्यादा दबाव और गर्मी होती है कि हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन आपस में जुड़कर हीलियम जैसे भारी तत्व बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और यह सिलसिला चलता रहता है। हीलियम से कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नियॉन, सिलिकॉन, और ये प्रक्रिया लोहे तक जाकर रुकती। लेकिन लोहे पर आकर यह फ्यूजन की भट्टी ठंडी पड़ जाती है। तो फिर सोना, प्लैटिनम या यूरेनियम जैसे और भी भारी तत्व कैसे बनते हैं? यहीं पर B²FH की थ्योरी जीनियस साबित हुई। उन्होंने बताया कि ये भारी तत्व एक अलग प्रक्रिया से बनते हैं जिसे कहते हैं न्यूट्रॉन कैप्चर। इसमें एटम न्यूट्रॉन को पकड़कर भारी होते जाते हैं। और इसके भी 2 तरीके हैं, एक धीमा रास्ता जिसे S प्रोसेस कहते हैं और एक बहुत तेज रास्ता जिसे R प्रोसेस कहते हैं। तो सबूत क्या था? सबूत था ये चार्ट। ये असल में दिखाता है कि हमारे सौर मंडल में कौन सा तत्व कितनी मात्रा में मौजूद है। और जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या थी? जो अनुमान B²FH की थ्योरी ने लगाए थे वो मार्गरेट बर्बिज के जुटाए असली डेटा से एकदम परफेक्ट मैच कर रहे थे। एक एक उतार चढ़ाव बिल्कुल वैसा ही था। ये पक्का सबूत था। तो मतलब ये था कि पहली बार हमारे पास लगभग हर एक तत्व के बनने की एक पूरी सबूतों पर आधारित कहानी थी। पहेली सुलझ चुकी थी। लेकिन इस महान वैज्ञानिक खोज के पीछे एक इंसानी कहानी भी है। एक ऐसी खगोल शास्त्री की कहानी जिसे सच की खोज में जमीन पर ही बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सोचिए, जो इंसान तारों के रहस्य सुलझा रहा था उसे धरती पर ही बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था। ये 1950s का दशक था और उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर दूरबीन माउंट विल्सन ऑब्जर्वेटरी में महिलाओं का आना मना था। जी हां, मना था। मार्गरेट बर्बीज को वहां काम करने की इजाजत नहीं मिली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक महिला थी। उन्हें अंदर जाने के लिए अपने पति की असिस्टेंट बनने का नाटक करना पड़ा। इस तरह के भेदभाव के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका खुद का कहना था, अगर कोई मुझसे कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकती तो मैं बस दूसरा रास्ता खोज लेती हूं। और क्या खूब कहा है। यही जज्बा उन्होंने अपने पूरे करियर में दिखाया।
और मार्गरेट ने सिर्फ रास्ते ही नहीं खोजे बल्कि दूसरों के लिए रास्ते बनाए भी। वो रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी की पहली महिला डायरेक्टर बनी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। उन्होंने हर रुकावट को तोड़ा और ये साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो ये सब जानने के बाद हम वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास एक नया नजरिया है, एक गहरी समझ है। मार्गरेट बर्बेज और उनकी टीम के उस शानदार काम की वजह से ही हम तारों की धूल से बने हैं, ये लाइन सिर्फ एक खूबसूरत ख्याल नहीं रही, बल्कि एक वैज्ञानिक हकीकत बन गई। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारे खून में जो लोहा दौड़ रहा है, हमारी हड्डियों को मजबूती देने वाला कैल्शियम और हर सांस में अंदर जाने वाली ऑक्सीजन, ये हर एक एटम उन तारों के दहकते हुए दिलों में बना था जो अरबों साल पहले इस ब्रह्मांड में जिए और मर गए। हमारा वजूद सीधे सीधे सितारों की जिंदगी और मौत के इस चक्र से जुड़ा हुआ है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि मार्गरेट बर्बेज जैसे जज्बे वाले लोग आने वाली पीढ़ी के ऑब्जर्वर्स ब्रह्मांड के और कौन-कौन से अनसुलझे रहस्य हमारे सामने लाएंगे।